So to start with the chapter's division, electric charges and field. This is the first chapter for the unit electrostatic, electric charges and fields. तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं. So we'll basically understand what do you mean by electric fields, what are its properties, some basic field associated with point charges, dipoles and related concepts. Okay. तो सबसे पहले हम याद करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, एक चार्ज होता क्या है. सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्जेस सुनने से दिमाग में सबसे पहले चीज आती है क्या, पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये हमको पता है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. सो इट इज इट्स प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट डज दिस चार्ज गिव टू अ बॉडी. एक बॉडी को ये चार्ज देता क्या है. This charge gives the body a ability. एक बॉडी पे अगर चार्ज है तो उससे क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है. This charge gives the body the ability to exert electrostatic force of attraction or repulsion on another body which is having some other charge which is placed in vicinity to it. Near vicinity का मतलब आसपास रखा हुआ. तो बोलने का मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी के ऊपर इन दोनों में से कोई भी चार्ज है या इन दोनों में से किसी एक चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो चार्ज बॉडी है. और चार्ज बॉडी क्या करता है, दूसरी किसी चार्ज बॉडी को जो आजू बाजू रखा होता है उसके ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट कर पाता है. और उस फोर्स को जो ये चार्जेस के कारण एक्सर्ट करता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे कि हमको पता है लाइक चार्जेस, हमको पहले से वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग ईच अदर. ओके, सो ये प्रॉपर्टी एक बॉडी को कौन दे पाता है, चार्जेस दे पाता है. चार्जेस का डिस्कवरी के हिसाब से इसका नाम भी रखा गया था. ठीक है, तो जब हम चार्जेस को देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, तो ये फ्रिक्शनल चार्ज का कांसेप्ट भी आती है. मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देखा होगे, जब हम स्केल को हमारे सूखे बालों पर रख करके किसी पेपर को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो अट्रैक्ट हो जाता है. तो ये प्रॉपर्टी पहले नहीं होती. जब हम बाल के ऊपर उसको नहीं घिसते हैं उसके पहले अगर कोशिश करोगे तो नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रब योर स्केल ऑन योर हेयर एंड ट्राई टू ऐड दोस पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज कहीं पर क्या होता है, कलेक्ट होता है. तो बेसिकली प्लास्टिक स्केल के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. कहां से, आपके हेयर्स से. एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मतलब यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मींस जब हम किसी सरफेस को रब करते हैं और उसके ऊपर से चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, एक जगह पर चार्ज का डेफिशिएंसी हो जाता है, दूसरी जगह पर चार्ज का सफिशिएंसी हो जाता है या थोड़ा बढ़ जाता है. तो क्या होता है, मे बी द चार्जेस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर हेयर टू योर प्लास्टिक स्केल और फ्रॉम डिफरेंटली फ्रॉम हेयर. किस टाइप के चार्जेस ट्रैवल कर रहे होंगे, सपोज हेयर से नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं स्केल के ऊपर तो वहां पर नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी. अब पेपर क्या है, बेसिकली पड़ा हुआ न्यूट्रल है तो उसको अट्रैक्ट करेगा. नेक्स्ट टॉपिक, these are all about charges. ठीक है, तो जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को नाम अलग अलग दिया गया था. कि जब बोला गया था कि जब एक क्या बोलते हैं, रबर रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं, उसको पॉजिटिव बोल दिया गया था. और जब एक प्लास्टिक रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर डेवलप होने वाले चार्जेस को नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया. अब इसके बाद आते हैं हम लोग कंडक्टर्स के ऊपर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, है ना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ये सब बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हमको बेसिक आइडिया जरूर है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होता है. कंडक्टर इज अ सब्सटेंस. अब हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करेंगे. यहाँ पर कंडक्टर किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहा है. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, the substances which allow the charges to flow through it are called as conductors and the substances which do not allow charges to flow through them is called insulators. अब चार्जेस इसके अंदर फ्लो होने तभी पॉसिबल है, हम बाहर से किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं देते. एक कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करने वाले चार्जेस उसके खुद के होते हैं जो कि एट एनी टाइम उस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं. बट जब जैसे ही हम उसको एक पोटेंशियल सोर्स देते हैं, एक बैटरी से अटैच करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस का फ्लो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में होना शुरू होता है. और वही चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. तो what are basically conductors, the substances which allow electricity or charges to flow through them are called
conductors and these do not are called as insulators. Next, transfer of electrons. अच्छा, ये जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मतलब क्या होता है? सपोज हम ऐसे ही कंसेप्ट जो समझो, एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका हम लोग अगर डी डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो 283 कहलाए। ये जो थर्ड होता है ऐसे करके शेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम में, और यहाँ पर सपोज उसका न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है जो कि बेसिकली कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो these are what different KLMR your different shells। तो ये जो शेल होता है आखिरी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, जो लास्ट वाला होता है। तो कंसीडर्ड ये होता है कि ये बहुत सारे एटम्स मिल करके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो आप ये समझो, these electrons are not bound very tightly to this aluminum atom as a whole। अगर ये एटम की बात करते हैं तो ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ये जो एटम्स हैं बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते, ये थोड़ा फ्री भी होते हैं। तो एट एनी टाइम इन ए कंडक्टर, सपोज ये एल्यूमिनियम है या कॉपर का मेटल है या जो भी है, जो कि एक कंडक्टर है, इसको कंडक्टर बोलते हैं। तो हमने होता क्या है, देयर आर लॉट मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोमिंग अराउंड इन द क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक इतने बड़े रॉड या इतने बड़े वायर के अंदर पतला सा, उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं घूम रहे होते हैं एनीवेयर रैंडमली, ठीक है। अब अगर हम इसी सब्सटेंस को किसी से रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में फ्री घूम रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी हो जाते हैं इसके ऊपर। अगर एक दूसरा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर खींच लेगा। डेफिशिएंसी का मतलब वहां पर नेगेटिव चार्जेस कम है, तो क्या कर लेगा? यहां से नेगेटिव चार्जेस ज्यादा ले लेगा। और बेसिक अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जो इसको एड करती है। एड करने का मतलब मदद करती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, व्हिच इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मतलब चार्जेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये तो हो गई चार्जेस की बारे में, कौन से प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में चार्जेस कम ज्यादा होते हैं, ये सब समझ आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग भैया? चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हिच वी हैव टू डील इज एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। हाँ भैया, कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मींस ये जो चार्जेस बॉडी में होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, they are not randomly placed। so what properties of charges? there are basically three important properties of charges you need to understand। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर का मतलब एडिटिव से क्या समझ आता है? ऐड हो सकने वाले, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली अलजेब्राइकली ऐड कर सकते हैं, वो एडिटिव नेचर की कहलाती है। तो सपोज किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज Q है, ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर उसके ऊपर प्लस Q है या माइनस Q है, वो कैसे बना है? इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड ऑन इट। मतलब उसके हर कोने पर जितनी टोटल चार्जेस है सबको ऐड करने से जो मेरे को टोटल चार्ज मिलेगा वो है टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम में सपोज दो ही चार्जेस है, Q1 एंड Q2, तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा? Q, that will be equal to Q1 plus Q2। This is your first property of charges, additive nature of charges, that charges can simply be added algebraically। Next बोलता है second, conservation of charges, conservation of charges, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब हम लोग 11th क्लास में 4 कंजर्वेटिव लॉज पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें से एक है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, व्हिच आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल कंजर्वेशनल लॉज। ऐसे सिर्फ 4 लॉज है जो कि यूनिवर्सली प्रूवन है, बाकी सभी लॉज के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंडीशंस लगी होती है, ठीक है। बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ ये बोलता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट द चार्ज ऑफ ए टोटल आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी से, हम किसी से उसको जोड़ के नहीं रखे हैं और वो एक इंसुलेटेड वैक्यूम चेंबर में रखा है, या वो आइसोलेटेड है बोलने का मतलब इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो उसका टोटल चार्ज जो होगा, फॉर सपोज आई एम होल्डिंग ए बॉल व्हिच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, आई एम नॉट होल्डिंग इट इन माय हैंड, आई एम जस्ट सस्पेंडिंग इट समवेयर, so the total charge on that ball will never be transferred from the ball to another ball and will never be transferred from something other, and no charge will be transferred from something other to the ball, ठीक है। so this image is understood by conservation of charges, that is the total charge of an isolated system कभी भी कांस्टेंट रहता है, ना ही बढ़ेगा ना ही कम हो जाएगा, अपने आप से कहीं पर पैदा नहीं होगा, अपने आप से कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड बात करते हैं हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, Q U A N T I S I, क्वांटिजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन बोलने के पहले एक टर्म का मतलब समझो जिसको बोलते हैं क्वांटा, Q U A N T A, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को हम किसी भी सब्सटेंस का एक क्वांटा हम डिसाइड कर सकते हैं। क्वांटा का मतलब होता है, फॉर सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 कैरेट ऑफ एग्स, है ना, एक कैरेट पे एग्स रखे हैं उसमें 30 एग्स, ठीक है, तो हम एक कैरेट बोलते हैं, ऐसे करके हमारे पास 100 कैरेट्स हैं फॉर सपोज, ठीक है, तो उसमें कितने एग्स हो गए, 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 3000 एग्स, ठीक है। So all these carrots are made up of single eggs, which are the single smallest possible quantity which a carrot of eggs can have. मतलब एक कैरेट ऑफ एग्स में कभी भी 30 या 1 के मल्टीपल्स में वहां पर एग्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक सिंगल एग उस नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं एग्स का एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, कभी हाफ एग हो सकता है क्या, नो। सिमिलरली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 डजन बनानास, ठीक है, 2 डजन बनानास, 2 डजन का मतलब क्या होता है 24, 24, ओके, तो 1 डजन हैज 12 eggs, 12 bananas, so the concept behind it is the smallest possible value for a quantity is decided, also can be taken as length की बात जब हम करते हैं 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर एंड 1 माइक्रोन एंड सो ऑन, ठीक है, तो लेंथ का छोटा से छोटा वैल्यू होता जाता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर ए लेंथ इज 1 फर्मी, Fm इज इक्वल टू 10 का पावर -15 मीटर्स, 1 मीटर को 10 का पावर 15 टाइम्स अगर हम डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू जो है उसको हम 1 फर्मी बोलते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि इससे छोटा वैल्यू नहीं पॉसिबल, इसका छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, बट ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो लेंथ की हमको पता है, तो लेंथ के लिए उसका क्वांटा ये है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ पॉसिबल इज नोन टू अस। तो इसी तरह चार्जेस को भी हम क्वांटिसाइज कर सकते हैं। क्वांटिसाइज करने का मतलब उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो हमको पता है उसमें डिवाइड किया जा सकता है। तो चार्जेस की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसका क्वांटा है, इसका चार्जेस का क्वांटा क्या है, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय 1.6 * 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज जो भी बॉडी में था, याद है ना, उस बॉडी में जो भी टोटल चार्ज था वो सब किसके मल्टीपल्स में होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा। मतलब जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू एक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है, वो या तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी वाला जाने वाला चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, 1.6 * 10 का पावर -19 कूलम। सो दिस इज मेंट बाय क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्जेस को क्वांटिसाइज कर सकते हैं, हम चार्जेस का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे को क्वांटा ऑफ चार्ज पता पड़ गया है तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी व्हिच इज वी स्टडीड इन एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, यहां से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो कि बेसिकली हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।
that is the total charge on the body is the multiple of a single charge on a electron, that is total charge on the body Q is equals to n times charge of one electron। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कभी भी जो चार्ज एक बॉडी पर होगा उसमें सबसे छोटी वैल्यू ये हो सकती है, मतलब एक बॉडी में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कभी 1,00,000 और आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो टोटल चार्ज जो बॉडी में होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल्स में ही होगा। Okay, so now we will start with the properties of charges and then to continue the unit of charges, that is next topic, unit of charge। थोड़ा टॉपिक मतलब आपको बस रिकॉल करना है चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता था, कूलम, COULOMB कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। इसी तरह से सीजीएस यूनिट भी याद कर लो, यहाँ पर सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, वन स्टैट कूलम इज इक्वल्स टू होता है, सपोज वी कैन से ये स्टैट कूलम छोटा यूनिट है ना कूलम से, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, 1 stat coulomb which is the unit of CGS unit of charge in CGS system, 1 coulomb is equals to 3 × 10 का पावर 9 stat coulombs होता है, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर का है उसको पढ़ेंगे, which is known as COULOMB, Coulomb's law of electrostatics। Coulomb's law of electrostatics। हाँ, तो Coulomb's law of electrostatic, ये जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, हमको ये पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट क्यों करते हैं ये समझ आ गया कि रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे, तो हमको पोलैरिटी से समझ आ गया। But what is the amount of force with which they attract or repel each other? That was given by Coulomb in this statement when he described the Coulomb's law of electrostatic forces, that is attractive और repulsive, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये इसके ऊपर टोटल चार्ज +Q है और इसके ऊपर भी टोटल चार्ज +Q है। तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हमको पता है कि ये जो चार्जेस है ना ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। सपोज ये चार्ज का नाम ए दे दिया मैंने, इस चार्ज का नाम बी दे दिया, तो चार्ज ए के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी, तो इसको वेक्टर एफ ए बी बोल देंगे, एंड फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए को एफ बी ए बोल देंगे, ये बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस था उसको मैंने ले लिया r, तो कूलम ने हमको ये बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो कितना लगेगा, वो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन दीस टू चार्जेस, उसको कैसे बताया। ही स्टेटेड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट वाइज याद करो, ही स्टेटेड दैट द फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और कैसा लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्वांटिटी मतलब कितने फोर्स से रिपेल करेंगे दूसरे को, वो दोनों बराबर होगा। मतलब जितने फोर्स से, सपोज इसके ऊपर अलग-अलग चार्जेस है, इसका चार्ज मेरे को नहीं पता, इसका चार्ज मेरे को नहीं पता, इसको मैं Q1 इसको Q2 ले लेता हूं, ठीक है। चार्ज ऑन A इज Q1 एंड चार्ज ऑन B इज Q2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भले अलग हो, बट जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ लगाएंगे। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ से भी हमको पता है। सपोज इसके ऊपर इसने FBA लगाया, FBA और FAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा irrespective of the charges on both। Let us see how। उसने बोला, he told that the force of attraction or repulsion acting between these two charges, जबकि दोनों सेम है तो मैं डायरेक्टली उसको बोल देता हूँ F is directly proportional to
द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, चार्जेस बीइंग ए स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वही प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डायरेक्टली, ठीक है। एंड सेकेंडली ही स्टेटेड दैट दिस फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन these two charges is inversely proportional to, इनवर्सली मतलब उल्टा, दैट इज अगर ये बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फोर्स कम होगा। कंसेप्ट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उसके बीच का डिस्टेंस है उन दोनों के किससे, स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ नहीं बात? तो अभी दोनों को हम लोग कलेक्ट करते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करते हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल यहां से रिमूव होता है तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी हम फार्मूला को याद कर लेते हैं, वेयर जो K है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू थी, जिसका एक्सप्रेशन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब this K over here is having a value 1/4 pi epsilon naught when we are supposing that these two charges are placed in vacuum। वैक्यूम है इसीलिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। This collectively 1/4 pi epsilon naught has the value, K की वैल्यू होती है 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। So let me put this value over here. Our formula becomes F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So this is what I get my formula in magnitude form, okay. Now if I am supposed to tell it in vector forms, if I am supposed to tell it vector F is equals to 1/4, now vector के टर्म्स में बात करेंगे तो देखो FAB is not equal to FBA, whether its magnitude is same, so let us first describe FAB. FAB is the force which is acting on charge B due to charge A on due to charge B, so 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, plus we need to mention in which direction FAB is acting। FAB कैसा लग रहा है, B से A की तरफ लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, R cap BA, R cap BA, करेक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली FBA is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन, FBA कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, A से B के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग FAB। दिस इज माय एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म को सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो r कैप है, r कैप का क्या मतलब है, r कैप मतलब है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, ऐसे ही होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला वहां पर पुट कर देंगे तो FAB वेक्टर FAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू वेक्टर R BA अपॉन क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R क्या होता है, R ही होता है, ये R मल्टीप्लाई हो करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R BA, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा FAB। तो सिमिलरली FAB को भी BA को भी मैं वैसे लिख सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि FAB इज इक्वल टू FBA तो होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, ये समझने वाली चीज है यहाँ पर।